मैंने आज एक 27 साला नौजवान से यह पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है। यह 27 साल का नौजवान है, वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है। तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब, मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे यह कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब, जब आपका जनरेशन जवान था तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, बंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है, आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिंच ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो, देश के प्रधानमंत्री, एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग, हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में मोइनुल हक, कौन था मालूम आपको आसाम में? मोइनुल हक भारत का शहरी था, वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है। ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं? मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ये नौजवान कह रहा है कि रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है, रेडिकलाइजेशन तो संघ की ताकतों की वजह से दूसरों में रेडिकलाइजेशन हो रहा है।
ये नौजवान ये कह रहा है कि बेलगाम में अरबाज को वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से उसका इश्क था, तो उस बच्ची के रिश्तेदारों ने किसी को कांटेक्ट किया और अरबाज की गर्दन काट कर ट्रेन के पटरी पर डाल दी। वो नौजवान कह रहा है, असद साहब कब तक ये नजारों को हम देखेंगे? ये नौजवान कह रहा है कि कब तक हमसे सवालात किए जाएंगे? वो नौजवान कह रहा है कि मुझे डर होता है कि कभी मेरा घर ना जला दे। वो नौजवान ये कहता है कि हर कम्युनिटी भारत में प्रोग्रेस करी है, तरक्की करी है, और हम मुसलमान रुक गए हैं। इंटर मोबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर इनका बाप कम पैसे कमाता था तो बेटा उससे ज्यादा कमाता है, तरक्की करता है, इंटर मोबिलिटी। वो कहता है कि मुसलमानों में कोई इंटर मोबिलिटी नहीं है। और फिर वो आखिर में कहता है कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और वो एक अहम बात वो नौजवान कहता है कि हिंदुत्व की वजह से जो मेरे हिंदू दोस्त थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो सब मुझसे दूरी अख्तियार करते जा रहे। मोदी जी, ये एक 27 साल के मुस्लिम नौजवान की आप बीती है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? बताओ आप। ये एक नौजवान तकलीफ से कह रहा है, काबिल नौजवान है। मैंने पूछा, बताओ तुमको कैसे लगता है जो बीजेपी बोलती न्यू इंडिया?